हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। बड़ी स्पेशल क्लास है आज की। द हिंदू का ये आर्टिकल कवर करेंगे। हायर इंगेजमेंट बेटर लर्निंग इसका टाइटल है। देखिए, हम सभी को बीमारी है रट्टा मारने की। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रॉट लर्निंग। चीज़ों को समझना कम है और रट्टा मार करके मार्क्स को स्कोर करना, ये बीमारी हमें हमारे टीचर से मिली है। इस आर्टिकल में इस बीमारी के लक्षण, कारण और सोल्यूशन को आप देखेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। कोशिश आपकी ये हो कि इस क्लास के बाद आपको 7 में से 7 मार्क्स मिले। जो भी कुछ नया आप सीखोगे इस क्विज़ पे आपको क्लास के लास्ट में अप्लाई करना है। चलिए क्विज़ क्लास के लास्ट में देखेंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, हायर इंगेजमेंट बेटर लर्निंग। इंगेजमेंट का मतलब होता है बातचीत या एक दूसरे से इन्वॉल्वमेंट। टीचर स्टूडेंट से बात करे, स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात करे, टीचर से क्वेश्चन पूछा जाए, टीचर उसका जवाब दे। कह रहा है जी, जितनी हायर इंगेजमेंट होगी क्लासरूम में उतनी ही बेटर लर्निंग होगी। एट द एंड ऑफ द डे उतना ही बच्चा सीख पाएगा। वन वे अगर टीचर बोल रहा है और बच्चा देख रहा है तो उससे ज़्यादा लर्निंग नहीं हो पाएगी। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। ये जो आपने टाइटल देखा, हायर इंगेजमेंट बेटर लर्निंग, टेक्निकली इस टाइटल में एक एरर है। कॉन्सेप्ट आज का उसी पे बेस्ड है। एक बार आप खुद से यहाँ पे देखें, है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ दिन पहले करवाया था। कहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रही है उस कॉन्सेप्ट को आपको पहचानना है। मैं पहले आपको ये पैराग्राफ पढ़ा लेता हूँ। स्टूडेंट इंगेजमेंट इज़ की टू या द की टू ड्राइविंग बेटर लर्निंग, बट दिस इज़ मिसिंग फ्रॉम मैनी क्लासरूम्स इन इंडिया। स्टूडेंट जो इंगेजमेंट है, स्टूडेंट से जो इन्वॉल्वमेंट है टीचर की, यही चीज़ है जो की है, कुंजी है ड्राइव करने की या ले करके आने की और अच्छी लर्निंग को, बेटर लर्निंग को। जितना इंगेज करोगे उतना स्टूडेंट सीख पाएंगे। कह रहे ये चीज़ की है, चाबी है, कुंजी है। कह रहा है लेकिन दिस जो है या ये जो चीज़ है ये मिसिंग है, ये गायब है बहुत सारे क्लासरूम से भारत के अंदर। समझ गए सेंटेंस को? स्टूडेंट इंगेजमेंट सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, की का मतलब होता है कुंजी या चाबी, किसी चीज़ का रास्ता। दिस की वर्ब है इज, दिस आया इंगेजमेंट के लिए। चलो, ड्राइव करना यानी किसी चीज़ को पुश करना या लेकर के आना। बेटर लर्निंग को ड्राइव करने का मतलब है और ज़्यादा अच्छी शिक्षा को भारत में लाना। अब देखो, दो सवाल आपके मन में इकट्ठे हो गए होंगे। एक तो ऊपर वाले टाइटल में क्या एरर है, और दूसरा की टू के बाद में ड्राइविंग क्यों लिखा हुआ है। ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, की टू ड्राइव, की टू ड्राइव, है ना। ये ड्राइविंग, ये टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहाँ से आई। तो पहले नीचे वाले को देख लो। देखो, बहुत सारे फ्रेजेज अंग्रेजी में जिनमें टू प्रेपोजिशन जो है या जो टू आता है वो उनके बाद में प्रेपोजिशन बन के आता है। और जब भी टू प्रेपोजिशन होगा वो अपना ऑब्जेक्ट लेगा जो या तो एक नाउन होगा या फिर वर्ब होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। प्रेपोजिशन की यही तो आदत है ना, प्रेपोजिशन प्लस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो नाउन बन सकता है या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन सकती है। तो आपको ये सारे फ्रेजेस याद रखने हैं जिनके बाद में रखा हुआ टू हमेशा प्रेपोजिशन होता है। उनमें से एक है की। अब बाकी के फ्रेजेस कौन से हैं ऐसे, तो इसके लिए आपको ये शीट देखनी है, अच्छे से नज़र डाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जितने भी ये फ्रेज देख रहे हैं इनमें टू एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। विद अ व्यू टू, व्हेन इट कम्स टू, अपोज टू, क्रिटिकल टू, रिसोर्ट टू, लीड टू, की टू, है ना, इन एडिशन टू, टेक टू, डिवोट टू। याद कैसे करोगे? इतने सारे कैसे याद करोगे? रेगुलर रीडिंग से। आज की टू आया ना, शायद 5 दिन बाद हैबिचुअल टू आ जाएगा, फिर उसके 10 दिन बाद एज ए मीन्स टू आ जाएगा। जितनी बार ये फ्रेजेस आएंगे उतनी बार मैं शीट आपको दिखाऊंगा और उतनी ही बार आप इसको पढ़ेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। तो ये 20-30 फ्रेजेस आपको याद होने चाहिए, हर बच्चे के वोकैबुलरी का पार्ट होने चाहिए। ठीक है, चलिए इस पे अलग से एक वीडियो भी कर चुके हैं 15 मिनट की। अगर आपको इसका लॉजिक भी सीखना हो तो उस वीडियो से जाके देखें, यहाँ ऊपर मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। सारे वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट बाद में करवाता हूँ, थोड़ा फ्लो बनाते हैं। आप में से जो स्टूडेंट्स किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी के लिए, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, ईपीएफओ, स्टेनो, तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पासेस पे लोवेस्ट प्राइस एवर सेल एक्टिव हो चुकी है।
₹219 के प्राइस पे 1 साल का आपको मॉक टेस्ट पास मिल रहा है इस सेल के दौरान। तो ये मल्टीपल एग्जाम्स जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं एक सिंगल मॉक टेस्ट पास में कवर हो जाएंगे। 70,000 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे सभी एग्जाम्स के इंक्लूडेड। इस पास को आप प्रो वर्जन में भी बाय कर सकते हैं ₹307 में, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे मॉक की फॉर्म में, आप उनको भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक पे क्लिक करें। जो भी प्राइस आपको दिखाए उस पर कूपन आपको लगाना है YT10। जैसे इस कूपन को लगाएंगे आपके पास का प्राइस घट के हो जाएगा ₹219। इसी तरीके से जो प्रो वाला पास है वहाँ भी आपको यही कूपन लगाना है और प्रो वाला पास आपको 307 में अवेलेबल हो जाएगा। लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन, जिसको ज़रूरत है फ़ायदा आप ले सकते हैं सेल का। ऑलराइट, वो कैब शीट है, 5 वर्ड्स हैं। जूम इन कर रहा हूँ इसको मैं थोड़ा सा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेंगे ऑफकोर्स इस शीट को। पहला वर्ड है टेंजिबल। टेंजिबल हर वो चीज़ है जिसको या तो आप छू सकें यानी टच कर सकें, या फिर जिसको नोटिस कर सकें, हवाई ना हो, जो रियल हो, सच हो। समझ पा रहे हो? अगर इस क्लास से आपको टेंजिबल लर्निंग नहीं मिलेगी तो आपको ऐसी लर्निंग मिल रही है जो हवाई है, बस आपने सुन लिया और फिर बाद में भूल गए। टेंजिबल लर्निंग के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे जिनको बाद में आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, टेंजिबल आप ऐसे याद रखें। और वैसे जिन चीज़ों को टच किया जा सकता है वो तो टेंजिबल होती ही हैं। द GST हैज़ ब्रॉट नो टेंजिबल बेनिफिट्स। GST कोई भी नोटिसिएबल बेनिफिट्स नहीं लाया है, कोई भी पक्के जो है फ़ायदे नहीं लाया है टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, सरकार के खजाने के लिए। तो यहाँ पे टेंजिबल जो है नोटिसिएबल के लिए यूज़ हो रहा है ना, जो चीज़ हवाई ना हो, जो सच हो, रियल हो, नोटिसिएबल हो। दूसरा वाला मीनिंग भी देखो इस वर्ड का। द कंपनी हैज़ टेंजिबल एसेट्स ऑफ वर्थ $100 बिलियन। कंपनी की टेंजिबल या पक्की एसेट्स हैं, छू सकने वाली एसेट्स हैं, रियल एसेट्स हैं $100 बिलियन की। इसमें कंपनी के प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक्स है ना, उसका रॉ मटेरियल, गुड्स, तो ये सब चीज़ें टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं जिनको आप छू सकेंगे। इनटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं जैसे कंपनी की गुडविल, कंपनी का ब्रांड नेम, पेटेंट्स, ये सब वो चीज़ें हैं जो आप छू नहीं सकते हैं, है ना। गुडविल के भी पैसे होते हैं कंपनी के अंदर, अलग से उसका वैल्यूएशन होता है। चलिए ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, ये वर्ड के दोनों मायने आपको याद रखने हैं। इस वर्ड को आप आर्टिकल में आज देखने वाले हैं। अगला वर्ड है हमारे पास कॉग्निटिव। एक वर्ड सुना होगा आपने, रिकॉग्निशन या कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी। 2 दूना 2 4 होता है ना। यहाँ से वहाँ तक जाओगे तो इतना टाइम लगेगा, इतने पैसे में ये चीज़ आएगी, ये सब चीज़ें जो आप दिमाग में कैलकुलेशंस करते हैं ये कॉग्निशन है। अगर ये कॉग्निशन ना हो तो आप मंद बुद्धि कहलाएंगे। वहीं से आपने वर्ड बनाया है कॉग्निटिव। हर वो चीज़ जो कॉग्निशन से या साइकोलॉजिकल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से जुड़ी हुई है वो कॉग्निटिव होगी। समझ पाए? मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, ठीक है, कॉग्निशन और कॉग्निटिव को। चलिए, एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर देयर कॉग्निटिव प्रोसेसेस बिकम शार्पर। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी मानसिक क्षमताएं जो हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो हैं, वो शार्प होती जाएंगी, पैनी होती जाएंगी। ठीक है, तो इसको इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं आप आसान भाषा में। सेरिब्रल और मेंटल इसके सिनोनिम्स हैं। तो ये नया वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे, कॉग्निटिव। चलिए, अगर आप, कुछ लोग होते हैं आपने देखा होगा 60 के बाद 65 के बाद थोड़े बीमार हो जाते हैं मेंटली, तो आप बोल सकते हैं ये कॉग्निटिव इम्पेयर्ड पर्सन है ना। इनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं जा चुकी हैं, ये आदमी अब ठीक से सोच नहीं पाता, चल नहीं पाता, बात नहीं कर पाता। चलिए, अगला वर्ड है परपेचुएट। परपेचुएट का मतलब होता है किसी चीज़ का कंटिन्यू करना लंबे वक्त तक, सालों साल, दशकों दशक, है ना। वाइज सोसाइटीज़ नेवर परपेचुएट देयर डिविजन्स ऑफ द पास्ट। समझदार जो समाज होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, वो कभी भी कंटिन्यू नहीं होने देती हैं अपने डिविजन्स को, अंदर की पड़ी हुई दरारों को या फूट को जो है पास्ट की। ठीक है, तो डिवीजन को ख़त्म करती हैं सभ्य समाज, वाइज सोसाइटीज़ उनको लंबा खींचती हैं, परपेचुएट नहीं करती हैं। परपेचुएट को कंटिन्यू करना, प्रिजर्व करना, अपहोल्ड करना, इन वर्ड से ही बताया जा सकता है। यू विल सी द वर्ड आर्टिकल इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, अगला वर्ड है नरिश। नरिश से वर्ड बनता है नरिशमेंट। नरिशमेंट आप जानते हैं पोषण को बोला जाता है, और नरिश का मतलब होता है पालना पोसना या पोषण देना। बालों में तेल लगा रहे हो तो आप बालों को नरिश कर रहे हो, स्किन के ऊपर कुछ क्रीम लगा रहे हो तो आप अपनी स्किन को नरिश कर रहे हो, बच्चों को खाना खिला रहे हो तो बच्चों को नरिशमेंट दे रहे हो, उनको नरिश कर रहे हो। समझ पा रहे हो? किसी भी चीज़ को पालने पोसने या नर्चर करने के लिए यूज़ करते हैं इस वर्ब को। ट्रेड इज़ अ वेरी यूजफुल टूल टू नरिश द टाइज बिटवीन 2 कंट्रीज। ट्रेड एक बहुत ही अच्छा जरिया है
नरिश करने का या पोषण देने का रिश्तों को दो कंट्रीज़ के बीच। ऐसा कहते हैं जिन कंट्रीज़ के अंदर रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं ट्रेड और इकोनॉमिक, वो कभी भी सीधे वॉर नहीं लड़ पाते अपने इकॉनमी को बचाने के लिए, है ना। चलिए, फीड करना, चेरिश करना, कल्टीवेट करना, इनकरेज करना और फॉस्टर करना सभी सिनोनिम है नरिश के। आज आप फॉस्टर नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। फॉस्टर से आपने सुना होगा एक वर्ड बनता है फॉस्टर पेरेंट्स। फॉस्टर पेरेंट्स वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको पैदा नहीं किया लेकिन पाला पोसा है, ठीक है। आपको गोद लेने वाले, अडॉप्ट करने वाले जो पेरेंट्स हैं वो आपके फोस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं। बायोलॉजिकली उन्होंने आपको पैदा नहीं किया लेकिन वो आपको फोस्टर करते हैं, पालते पोसते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वर्ड कनेक्ट करना। चलिए, लास्ट वर्ड है पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब होता है टीचिंग या प्रोफेशन ऑफ टीचिंग या स्टाइल ऑफ टीचिंग, टीचिंग मेथोडोलॉजी, है ना। किस तरीके से आप पढ़ाते हैं ये आपकी पेडागोजी है। पेडागोजी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट प्रोफेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, उसको कॉग्निशन मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए एक इंपॉर्टेंट प्रोफेशन के तौर पे, एक ज़रूरी पेशे के तौर पे विकासशील देशों में भारत जैसे, है ना। टीचर की भूमिका बहुत बड़ी होती है किसी भी कंट्री की नींव रखने में। कोचिंग, ट्यूटरिंग इसके सिनोनिम्स हैं। आज इस वर्ड को आप आर्टिकल में पेडागोजी को देखेंगे। चलिए आर्टिकल पे आते हैं। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा गया है। देखिए, प्रथम नाम के एक एनजीओ ने, एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे करवाया और सर्वे में ये पता लगा कि 14 से 18 साल के मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, किसी ना किसी क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, इनमें से काफ़ी सारे बच्चे सेकंड लेवल की, दूसरी क्लास की किताब को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे फ्लुएंटली। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने भी अंग्रेजी नहीं पढ़ी, हमें भी दूसरी क्लास की किताब पढ़ने में दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आपकी रीजनल लैंग्वेज की। हिंदी का बच्चा हिंदी की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, गुजराती वाला गुजराती की, बंगाली वाला बंगाली की, है ना, पंजाबी वाला पंजाबी की। तो ये बहुत ख़राब दशा है, बहुत बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है अगर आप क्लासरूम्स की और बच्चों की बात करें। हमारा आर्टिकल बता रहा है कि ये हुआ इसलिए क्योंकि टीचर्स का पढ़ाने का तरीका बहुत बोरिंग है। आगे बैठने वाले बच्चों पे टीचर्स फोकस देते हैं, पीछे वाले बच्चे सिर्फ सारी ज़िंदगी अपना जो है ब्लैक बोर्ड से कॉपी मारते रहते हैं, है ना। उनको पता ही नहीं है लर्निंग क्या होती है। और टीचर्स की भी ज़्यादा गलती नहीं है क्योंकि इन टीचर्स ने भी ऐसे ही बोरिंग मेथड से अपनी पढ़ाई की थी और आज वो वही चीज़ को रेप्लिकेट कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। तो इस समस्या को एनालाइज करके आपको बताया गया रट्टा मारने की जो बीमारी भारत में है बच्चों को और टीचर्स को मरवाने की, इसके सॉल्यूशंस भी क्या हैं ये आपको लास्ट में बताए जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको स्पेशली आज एडिटोरियल को मिस करके अपने लेने वाले हैं। चलिए, आज की टोन है एनालाइजिंग और सजेस्टिंग। एनालाइज भी कर रहा है और सजेस्ट भी कर रहा है सॉल्यूशंस को। शुरू करें आर्टिकल को। कह रहा है जी, द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 रिवील्स दैट वाइल over 86.8% of individuals aged 14 to 18 years are enrolled in education institutions, comma, a significant quarter of them struggle to read fluently at a class 2 level in their regional languages. कह रहा है जी, ये जो सर्वे है एजुकेशन एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये सर्वे जो रिपोर्ट है 2023 की, ये रिपोर्ट ये रिवील करती है, इस चीज़ का खुलासा करती है दैट वो ये, अब वो चीज़ आपको बताएगा कि वाइल जहां 86.8% से ज़्यादा जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिनकी उम्र है 14 से 18 साल, कह रहा है इतने सारे लोग जहां एनरोल्ड हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, समझते ना, किसी स्कूल में या कॉलेज में, ऑफकोर्स स्कूल में ही होंगे, जहां पे 86.8% बच्चे स्कूल में जाते हैं। वहीं पे हुआ क्या, कॉमा लगा के बता रहे हैं, वहीं पे एक बहुत बड़ा क्वार्टर जो है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन बच्चों का, वो स्ट्रगल करता है ठीक से पढ़ने में, फ्लुएंटली रीड करने में, क्लास 2 लेवल की किसी किताब को उनकी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में। तो अगर 15-16 साल का बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड की लैंग्वेज की बुक ना पढ़ पाए, गुजराती, इंग्लिश, पंजाबी या मराठी की, हिंदी की, तो बड़ी शर्मनाक बात है। इस सर्वे में हमें पता लगी है। एजुकेशनल सर्वे रिपोर्ट जो है इसकी वर्ब है रिवील्स, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स की वर्ब है आर एनरोल्ड। परसेंटेज की खुद की कोई वर्ब नहीं होती, आपको अच्छे से पता होगा। वर्ब जो लगी है वो ऑफ प्रेपोजिशन के बाद आने वाले नाउन के हिसाब से है। इंडिविजुअल्स एक प्लूरल नाउन है, इसलिए वर्ब को आर रखा गया। मान लीजिए यहाँ पे इंडिविजुअल होता, यहाँ पे कोई ऐसा नाउन होता जो सिंगुलर होता या अनकाउंटेबल होता, तो वर्ब को यहाँ पे इज यानी सिंगुलर में आपको लगाना पड़ता। तो याद रखेंगे परसेंटेज के साथ में वर्ब को कैसे डिसाइड करना है।
क्वार्टर का मतलब होता है बड़ा सा हिस्सा, सिग्निफिकेंट क्वार्टर मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, क्वार्टर की वर्ब है स्ट्रगल। ठीक है, क्वार्टर यहाँ पे प्लूरल नाउन है क्योंकि ये एक बहुत बड़े हिस्से यानी स्टूडेंट्स के हिस्से की बात कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना, मान लिया 1000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 1/4 नहीं पढ़ पा रहे, तो 250 स्टूडेंट्स की बात करेगा, इसलिए इसको प्लूरल वर्ब दी जा रही है। फ्लुएंटली मतलब एकदम स्मूथली, है ना, ठीक से पढ़ पाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी इंडिया हैज़ लॉन्ग ग्रैपल्ड विद अ लर्निंग डेफिसिट। कह रहा है ये प्रॉब्लम नहीं है, भारत ने लंबे वक्त से ग्रैपल विद किया है या निपटा है लर्निंग डेफिसिट की इस प्रॉब्लम से। लर्निंग यानी सीखना, डेफिसिट का मतलब होता है कमी। तो डिग्री विग्री सब मिल जाती है आपको, सारी आपकी मार्कशीटों में अच्छे नंबर होते हैं, लेकिन रियल लर्निंग का आप में डेफिसिट होता है। ये एक लॉन्ग प्रॉब्लम भारत में रही है। अब वही चीज़ आगे कॉमा लगा के आपको बता रहा है, अ कंसर्न हाईलाइटेड एनुअली बाय प्रथम सर्वे। ये एक ऐसा कंसर्न है जो हाईलाइट किया गया था हर साल प्रथम नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वेज के द्वारा। इंडिया की वर्ब है हैज़ ग्रैपल्ड विथ, जस्ट अ मिनट, इंडिया की वर्ब है हैज़ ग्रैपल्ड विथ। ग्रैपल विद करना, डील विद करना, टैकल करना, पुटअप विद करना, किसी चीज़ से लड़ना, उसका सामना करना, निपटना। ये सारी फ्रेजल वर्ब्स एक दूसरे की सिनोनिम्स हैं। सही फॉर्म को याद रखें। जैसे कि कॉप है, कॉप के साथ में अप नहीं लगाना, कॉप अप विद गलत होता है, कॉप विद लगाना है बिना आपके, है ना। टैकल जो है उसका मतलब भी होता है निपटना, लेकिन टैकल अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता। तो ये प्रेपोजिशंस की सही फॉर्म को याद रखना है। आज के क्विज में मैंने इनमें से एक प्रेपोजिशन आपको फिक्स प्रेपोजिशन दिया है। डेफिसिट का मतलब होता है कमी। चलिए, कह रहा है जी डिस्पाइट इंक्रीज्ड अवेयरनेस लिटिल टेंजिबल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड। बावजूद बढ़ी हुई अवेयरनेस के, बढ़ी हुई जो है अवेयरनेस को क्या बोलते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन, सजगता। बढ़ी हुई सजगता के बावजूद, इंफॉर्मेशन के बावजूद ये जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी लिटिल टेंजिबल रही है। टेंजिबल यानी नोटिसेबल, लिटिल का मतलब है ना के बराबर। तो ना के बराबर ही नोटिसेबल जो प्रोग्रेस है उसको किया जा सका है, ज़्यादा कुछ हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इसको इंस्पाइट ऑफ भी बोलते हैं। डिस्पाइट के बाद में ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इंस्पाइट के बाद में आता है ना। इंस्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट विदाउट ऑफ। प्रोग्रेस की वर्ब है हैज़ बीन मेड, टेंजिबल यानी नोटिसेबल, जिसको छुआ या महसूस किया जा सके। कह रहा है जी लो अटेंडेंस रेट्स इन पब्लिक स्कूल्स ऑफ्टन लीड टू इनइफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जो अटेंडेंस रेट कम होने का काम है पब्लिक स्कूल्स में या सरकारी स्कूल्स में, अक्सर वो लीड टू करता है इनइफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस की तरफ, ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस की तरफ, अनुभवों की तरफ जो इनइफेक्टिव हैं, जिनका कुछ इफेक्ट आप पे पड़ नहीं रहा। अगर स्कूल जा ही नहीं रहे हो, हफ्ते में 2 दिन जा रहे हो, 3 दिन जा रहे हो मैक्सिमम, तो आप जो भी सीख रहे हो ज़्यादा कुछ उसका फ़ायदा नहीं लगेगा, आप लॉन्ग टर्म में नहीं सीख पाओगे। कह रहा है जी एज मैनी इनरोल्ड चिल्ड्रन फेल टू एक्वायर सब्सटेंशियल नॉलेज। ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे सरकारी स्कूल में जो इनरोल्ड बच्चे हैं वो फेल रहते हैं, नाकामयाब रहते हैं एक्वायर करने में या ऑब्टेन करने में ज़्यादा किसी सब्सटेंशियल नॉलेज को। सब्सटेंशियल यानी वही नोटिसेबल, जिसका साइज़ और आकार या मात्रा बहुत बड़ी हो। तो सरकारी स्कूल का बच्चा ना स्कूल जाता है ना कुछ सीख पाता है। अटेंडेंस रेट्स की वर्ब है लीड, लीड टू करना, किसी तरफ ले जाना। चिल्ड्रन की वर्ब है फेल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है जो साइज में, मात्रा में, आकार में या इंपॉर्टेंस में बहुत बड़ा हो। ठीक है। इनइफेक्टिव का मतलब है बेअसर। अब इसका मतलब ये नहीं है सरकारी स्कूल का हर बच्चा ऐसा ही होता है। मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ, आप में से भी काफ़ी लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे मेजॉरिटी की बात की जा रही है, सरकारी स्कूल में जाने वाला आम बच्चा उसकी क्या हालत है। ठीक है, किसी की अगर अच्छी हालत है, कोई अच्छा कुछ कर रहा है तो वो ठीक है, दोज आर एक्सेप्शंस, है ना। कह रहे दिस ट्रेंड परसिस्ट बिकॉज स्कूल स्ट्रगल टू एंगेज स्टूडेंट्स इफेक्टिवली। ये ट्रेंड परसिस्ट करता है, ये ट्रेंड बना रहता है क्योंकि स्कूल जो हैं स्ट्रगल करते हैं इंगेज करने में या इन्वॉल्व करने में स्टूडेंट्स को असरदार तरीके से। और ये सारा काम कैसे होता है भाई, रिजल्टिंग इन ए परसीव्ड लैक ऑफ वैल्यू फॉर एजुकेशन अमंग चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। रिजल्ट इन होते हुए एक लैक ऑफ वैल्यू की तरफ जो परसीव्ड है, जो आपको फील होती है, जिसको आप परसीव करते हैं ना, इस नज़रिए से फील या करते हैं, देखते हैं। और ये लैक ऑफ वैल्यू है एजुकेशन के लिए चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच में। भाई स्कूल में अगर टीचर ढंग से पढ़ाएगा ही नहीं, आपको जाके वहाँ पे ब्लैक बोर्ड से कॉपी करके घर लाना था, तो धीरे धीरे दिमाग में एजुकेशन की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, है ना। कोई आपको पूछेगा कितना पढ़े हो, तो आपको लगेगा यार क्या होता है पढ़ने से,
पढ़ने की ज़रूरत भी क्या है, मैं तो स्कूल जाके भी कुछ नहीं सीखा, है ना। तो ऐसा परसीव्ड लैक ऑफ वैल्यू एजुकेशन के लिए आप में और आपके पेरेंट्स में आने लगता है टीचर्स की बदमाशी की वजह से, या टीचर्स की, समझ गए ना। एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैं जिस सरकारी स्कूल से पढ़ता था वहाँ इंग्लिश तो आपको पता है स्कूलों में बड़ी ख़राब पढ़ाई जाती है। मेरे को तो पर्सनली शौक था, है ना, सीखने का, पढ़ने का, नॉवेल्स वगैरह, इंग्लिश शोज़ देखने का। तो मैंने एक दिन टीचर से मार खाई, मेरे इंग्लिश के टीचर से, क्योंकि मैंने ना इस वर्ड को बोल दिया शुड, और वो क्या बोलते थे महाशय, इसको बोलते थे शुल्ड। समझ पा रहे हो आप लेवल क्या होगा उनका। एजिड सीनियर टीचर थे अंग्रेजी के सरकारी स्कूल में, और बोला करते थे शुल्ड, और हमसे भी यही बुलवाते थे। चलिए, ये लेवल रहता है स्कूलों में, कुछ किया नहीं जा सकता इसका। अब एक ऊपर जो ग्रामर कॉन्सेप्ट है इसको फटाफट करेंगे कवर, प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखो वैसे ही सीखना है जो लॉजिक से आपको सिखा रहा हूँ मैं ना, रट्टा वट्टा मत मारना। लॉजिक ये है कि आपने हिंदी में सुना होगा, जितना उतना, जितना पढ़ोगे उतनी सफलता मिलेगी, जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड लगेगी, जितना तेज़ भागोगे उतनी थकान होगी, जितना उतना जितना उतना। अंग्रेजी में इसी जितना उतना को द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री और द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री से बनाया जाता है। स्ट्रक्चर यही है और यही रहेगी। इसको यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चंस भी बना के दिखा देता हूँ। द फास्टर यू ड्राइव मोर फ्यूल वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द जर्नी। जितना तेज़ी से आप गाड़ी चलाओगे, फास्टर आप ड्राइव करोगे, उतना ही ज़्यादा फ्यूल या तेल या ईंधन चाहिए होगा जर्नी को कंप्लीट करने में। जब गाड़ी को तेज़ चलाते हो तो माइलेज कम हो जाती है और आपको उसी जर्नी के ऊपर ज़्यादा ईंधन देना पड़ता है ना, तेज़ रफ्तार की वजह से। गलती क्या है, जितना तेज़ तुम गाड़ी चलाओगे उतना ज़्यादा फ्यूल तुम्हें देना पड़ेगा। तो द फास्टर तो ठीक है, द प्लस में फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन यहाँ पे मोर जो है ना, इसको आपको लिखना पड़ेगा द मोर, ठीक है। मच मोर, मच होगी पॉजिटिव, मोर होगी कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री तो लगाई है लेकिन बिना द के, जो कि सही नहीं है। हार्डर यू ट्राई द बेस्ट आर द रिजल्ट्स। जितना ज़्यादा आप ट्राई अच्छे से करते हैं, हार्ड आप ट्राई करते हैं, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। पहले तो क्या करना है जी, हार्डर, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आगे द नहीं लगा हुआ, तो इसके आगे लगाना है द हार्डर यू ट्राई। और फिर जो आपने द बेस्ट लिखा है ये गलत है, आपको यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है, गुड, बेटर और द बेस्ट। तो यहाँ पे एक सुपरलेटिव लगा रखी है, इसको लिखें बेटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपका एग्जामिनर आपके सामने थ्रो करेगा। द फास्टर यू ड्राइव द मोर फ्यूल वुड बी नीडेड, द हार्डर यू ट्राई द बेटर आर द रिजल्ट्स। चलिए, सीख लिया है कॉन्सेप्ट, तो ये तीसरा वाला खुद से सॉल्व कर दो। द मोर यू रीड मोर इन्फॉर्म्ड यू बिकम ऑन अ रेंज ऑफ टॉपिक्स। जितना ज़्यादा आप पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आप इन्फॉर्म्ड होते हैं काफ़ी सारी रेंज पे टॉपिक्स की। सही करना है, कमेंट्स में डालना है, सही होगा तो भी आपको बता देंगे कमेंट्स के नीचे ही, और गलत होगा तो भी बताएंगे। सब लोग ट्राई देना, बढ़ेंगे आगे। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट हो गया। अब आ जाओ सेकंड पैराग्राफ पे। सेकंड पैराग्राफ में कह रहा है जी, इन इंडियन क्लासरूम्स टीचर्स टिपिकली फोकस ऑन फ्रंट रो स्टूडेंट्स। कह रहा है भारत के क्लासरूम्स में टीचर की एक खास बीमारी है। टिपिकली या आम तौर पे वो फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं सिर्फ आगे बैठने वाले बच्चों पे, फ्रंट रो स्टूडेंट्स पे। फ्रंट यानी सामने, रो मतलब लाइन, है ना, क्यू जो है आगे की होती है, जिसमें बैठे होते हैं बच्चे। तो सबसे आगे वाली लाइन में बच्चे बैठे हुए बच्चों को फोकस करते हैं। और बाकी बच्चे क्या करते हैं जी, कह रहे हैं जी, वाइल द रेस्ट ऑफ द क्लास मेयरली कॉपीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। कह रहे हैं बल्कि जो बाकी बची हुई क्लास है, रेस्ट ऑफ द क्लास है, वो खाली खाली कॉपी करने लगती है इंफॉर्मेशन को ब्लैक बोर्ड से। टीचर्स की वर्ब है फोकस, रेस्ट ऑफ द क्लास की वर्ब है कॉपीज। फोकस के बाद में ऑन लगेगा, कंसंट्रेट के बाद में ऑन लगेगा। यहाँ पे एट का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है, फोकस ऑन, कंसंट्रेट ऑन, ठीक है। प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। मेयरली का मतलब होता है सिर्फ या ओनली, इसको खाली खाली भी बोल सकते हैं। वर्ब के लिए लगाया गया है इसलिए मेयरली लगाया गया है। अगर यहाँ पे वर्ब ना होती, नाउन होता, तो हम लिखते अ मेयर। याद है ना मेयरली और मेयर में क्या फ़र्क है, अलग से क्लास भी कर चुके हैं इसकी 15 मिनट की, पिछले ही संडे को की थी, है ना, लास्ट संडे को। चलो, करेक्ट, दिस ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड लैक्स कॉग्निटिव एंड इमोशनल इंगेजमेंट। ये तो ट्रेडिशनल या पुराना टीचिंग मेथड है आगे वाले बच्चों को पढ़ाने का, सिर्फ इसमें कमी है कॉग्निटिव और इमोशनल इंगेजमेंट की। बच्चों से आप इंटेलेक्चुअल और भावनात्मक तौर पे, इमोशनल तौर पे इंगेज ही नहीं कर पाते हो। और ये सारा काम कैसे होता है फिर, परपेचुएटिंग द कल्चर ऑफ रोड लर्निंग। परपेचुएट करते हुए, कंटिन्यू करते हुए, मेंटेन या प्रिजर्व करते हुए इस खराब कल्चर को जो है रोड लर्निंग का या रट्टा मारने का।
हिंदी में जिसको रट्टा बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको ROTE रॉट से बताया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, क्लास में सब रट्टे मारने लगते हैं, टीचर जो है 4 5 6 लड़के लड़कियों पे ही फोकस करता है। टीचिंग मेथड की वर्ब है लैक्स, कॉग्निटिव यानी इंटेलेक्चुअल, रिलेटिंग टू योर कॉग्निशन, मेंटल एबिलिटीज। परपेचुएट करना यानी किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, परपेचुएटिंग यहाँ पे PPSA है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए सभी को। मेन वर्ब दी गई है और साथ में एक साइमल्टेनियस एक्शन दिया गया है, इसलिए उस एक्शन को कॉमा लगा के वर्ब की ING फॉर्म में लिखा गया है। कह रहे जी, हाउएवर अ ट्रांसफॉर्मेटिव विजन फॉर एजुकेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग फिजियोलॉजिकली सेफ एंड इंगेजिंग क्लासरूम्स। कह रहे लेकिन अगर एक ट्रांसफॉर्मेटिव विजन की बात करें, बदलाव वाली निगाह की बात करें, और किसके लिए, एजुकेशन के लिए, तो ऐसी विजन में इन्वॉल्व होता है क्रिएट करना फिजियोलॉजिकल तरीके से या फिजिकल तरीके से सेफ और इंगेजिंग क्लासरूम्स को। ऐसे क्लासरूम्स जो सुरक्षित हैं बैठने के लिए और जो इंगेजिंग है, जिसमें सब चीज़ें इंगेज हो रही हैं, आपस में लोग बात कर रहे हैं। कह रहा है वेयर एवरी स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, जहाँ पे हर स्टूडेंट एक्टिवली अपनी पार्टिसिपेशन देता है लर्निंग प्रोसेस में, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। तो ये काम हमें ट्रांसफॉर्मेटिव विजन के तहत भारत में भी करना होगा। विजन की वर्ब है इन्वॉल्व्स, स्टूडेंट की वर्ब है पार्टिसिपेट्स। कह रहे सच एनवायरमेंट्स एनकरेज पीयर कोलैबोरेशन, हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस एंड रियल टाइम फीडबैक फ्रॉम टीचर्स। कह रहा है ऐसा इन्वायरमेंट जो है एनकरेज करता है इन सभी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें इस इन्वायरमेंट में पनपती हैं। पीयर कोलैबोरेशन यानी अपने पीयर से, अपने समकक्ष से, अपने आसपास वालों से कोलैबोरेशन। 2 बच्चे आपस में मिलके किसी पजल को सॉल्व कर रहे हैं, 4 बच्चे मिलके ग्रुप में एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, ये होता है पीयर कोलैबोरेशन, बहुत ज़रूरी है लर्निंग प्रोसेस के लिए। हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस यानी प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस। रियल टाइम फीडबैक यानी लाइव फीडबैक फ्रॉम टीचर्स। टीचर आपके सामने बैठा है, आप उसको कुछ बता रहे हैं, वो सुन रहा है और आपको समझा रहा है ना, रियल टाइम हो रहा है लाइव फॉर्म में। एंड फोस्टरिंग मीनिंगफुल लर्निंग इंटरेक्शंस, फोस्टर करना या नर्चर करना ऐसे लर्निंग इंटरेक्शंस को, बातचीत वाली लर्निंग को जो मीनिंगफुल है, जिसका कुछ मीनिंग निकले। तो ये सारी चीज़ें जो है ऐसा इन्वायरमेंट जो है एनकरेज करेगा। चलिए, मेरे ख्याल से कुछ देखने वाला और इसमें है नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं 2, है ना। कह रहा है जी, डिस्पाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर पार्टिसिपेशन इन फॉस्टरिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट, सिस्टेमिक चैलेंजेस हिंडर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच प्रैक्टिसेस एट स्केल। अब कह रहा है ये सब बातें टीचर्स को भी पता है कि बच्चों से बुलवाओ, बात करो, पढ़ाते टाइम उनसे पूछो, तभी वो सीखेगा। कह रहा है जी, बावजूद इस नॉलेज के होने के, बावजूद इस इम्पोर्टेंस जो है टीचर पार्टिसिपेशन की फोस्टर करने में या नर्चर करने में स्टूडेंट इंगेजमेंट को, बावजूद हमें पता है ये होता है, इससे अच्छा होता है, इसके बावजूद हुआ ये कि सिस्टेमिक चैलेंजेस जो हैं, सिस्टम में चुनौतियां जो हैं, वो हिंडर करती हैं, रोकती हैं इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को, असरदार तरीके से अमलीकरण को, ऐसी प्रैक्टिसेस का एट स्केल यानी बड़े स्केल पे, लेवल पे। समझ पाए? ऐसे कुछ चैलेंजेस है सिस्टम में जिनकी वजह से टीचर आपसे इंगेज नहीं कर पाता क्लासरूम में। चैलेंजेस की वर्ब है हिंडर, फोस्टर नर्चर करना एक ही बात है, वो चैलेंजेस आपको बताएगा। हिंडर करना यानी रोकना, किसी के रास्ते का रोड़ा बनना, बाधा बनना। कह रहे जी, इनएडिक्वेट टीचर ट्रेनिंग, आउटडेटेड टीचिंग मेथोडोलॉजीज एंड अ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कंट्रीब्यूट टू द परसिस्टेंस ऑफ पैसिव लर्निंग इन्वायरमेंट्स। कह रहे जी, एक तो टीचर्स की ट्रेनिंग इनएडिक्वेट है, उनको ठीक से ट्रेन नहीं किया जा रहा, बच्चों से बात कैसे करनी है। टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो आउटडेटेड है, पढ़ाने के तरीके जो हैं वो पुराने हो चुके हैं। आउटडेटेड है यानी चलन से बाहर हो गए हैं, ऑब्सोलीट हो गए हैं। और एक लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, बड़े लेवल पे सरकार का, इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट की कमी है, लैक है। कह रहे ये तीनों चीज़ें मिलके कंट्रीब्यूट करती हैं परसिस्टेंस की तरफ, कंटिन्यूएंस की तरफ, बने रहने की तरफ पैसिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स का। जब टीचर आपसे बात नहीं कर रहा है, आप खुद से क्लास में सीख रहे हो अपनी मनमर्जी से, तो वो पैसिव लर्निंग है, एक्टिव लर्निंग नहीं है। ठीक है, उस क्लास को आपने देखा, चुपचाप नोट्स बना लिए और सीखा तो सीखा, नहीं सीखा तो छोड़ दिया, ये कहलाती है पैसिव लर्निंग। और इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से पैसिव लर्निंग कंटिन्यू कर रही है। टीचर ट्रेनिंग, टीचिंग मेथोडोलॉजी और लैक ऑफ सपोर्ट, इन तीनों की वर्ब है कॉन्ट्रीब्यूट। चलिए, आउटडेटेड यानी चलन से बाहर, ऑब्सोलीट, एंटिक्वेटेड, आर्केइक। कह रहा है जी, मोर ओवर many teachers themselves have never experienced engaging teaching methods
ड्यूरिंग देयर ऑन एजुकेशन। कह रहा है इससे भी ज़्यादा बहुत सारे टीचर्स ने खुद ने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी अनुभव नहीं किया इंगेजिंग टीचिंग मेथड्स का अपनी खुद की शिक्षा या एजुकेशन के दौरान। और फिर ये क्या करते हैं आगे, परपेचुएटिंग द साइकिल ऑफ इनइफेक्टिव पेडागोजी, परपेचुएट करते हुए, कंटिन्यू करते हुए इस बुरे कुचक्र को जो है बेअसरदार शिक्षा प्रणाली का, पेडागोजी का। ना वो खुद पढ़े किसी से इंटरेस्टिंग वे में, ना अपने बच्चों को बिना समझ गया इंटरेस्ट के पढ़ा पाते हैं। ये कुचक्र जो है, साइकिल जो है परपेचुएट हो रहा है, कंटिन्यू होता जा रहा है। मैनी टीचर्स की वो है हैव एक्सपीरियंस, हैव नेवर एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। चलिए अब इस वन वर्ड पे आ जाओ, पेडागोजी। 4 वन वर्ड करवा रहा हूँ, इसी पेड से बनने वाले रूट से बने हैं, ठीक है। देखिए पेड मतलब बच्चा, अगोग मतलब लीडर, तो पेडागोग कौन हो गया, स्पेलिंग देख लेना इसकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, पेड अगोग, ठीक है। चेंज तो क्या होगी, मतलब वही दोनों को कनेक्ट कर रहे हो ना, पेडागोग। पेडागोग वो आदमी हो गया जो बच्चों का टीचर है, या समवन हु टीचेस यंग, टीचेस द यंग लिख दो, ठीक है। प्राइमरी का, प्ले स्कूल का टीचर जो है वो पेडागोग कहलाता है, ठीक है ना। लीडर और पेड से बना हुआ वर्ड है पेडागोग। अब देखो पेडागोग जो होता है ना बच्चों का टीचर, छोटे बच्चों का, वो छोटे बच्चों को हर चीज़ के लिए समझाएगा, यहाँ मत करो, ये मत करो, वो मत करो, चुप हो जाओ, है ना, बैठ जाओ, घूमो मत, खाओ मत। तो जो भी आदमी रियल लाइफ में आपको बहुत समझाता हो, छोटी छोटी बात पे टोकता हो और बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो हर चीज़ में, तो वहाँ भी आप पेडागोग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका दूसरा मीनिंग है, एडिशनल मीनिंग है सेम वर्ड का। बच्चों के टीचर को भी पेडागोग बोलते हैं और बहुत ज़्यादा लेक्चरबाजी करने वाले इंसान को भी पेडागोग बोला जाता है। और इसी के लिए एक और वर्ड है लेक्चरबाजी करने वाले इंसान के लिए, प्रॉपर वर्ड है पेडेंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा सफ़र करवा रहा हूँ आपको ये वर्ड्स का, सीधे पेडेंट भी बता सकता था, या हो सकता है मैं आपको बताता ही ना पेडेंट वर्ड, लेकिन कनेक्शन के साथ मैं बता रहा हूँ पेडागोग और पेडेंट एक दूसरे के सिनोनिम क्यों हैं। पेडेंट का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे सिखाने वाला। चलिए थोड़ा नेगेटिव वर्ड है ये पेडेंट, है ना। अगला वर्ड है पेडागोजी। पेडागोजी क्या है जी, टीचिंग मैथडोलॉजी, ठीक है। टीचिंग मैथडोलॉजी, पढ़ाने की प्रक्रिया को बोलते हैं पेडागोजी। चलिए एक और वर्ड बनाएंगे इससे, डेमागोग। देखिए पेड मतलब बच्चा, अगोग मतलब लीडर, वैसे ही डेमो का मतलब होता है पीपल, अगोग का मतलब है लीडर, अ लीडर ऑफ पीपल या अ लीडर ऑफ मासेस। लेकिन ये वर्ड अपना मीनिंग खो चुका है वक्त के साथ में, अब इसको लीडर के लिए नहीं बल्कि मिस लीडर के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा आदमी जो लोगों को भड़काए, लड़वाए, फूट डाले, झगड़ा करवाए, भावनाओं को भड़काए, अपना वोट लेना चाहे, ऐसे आदमी को आप बोलते हैं डेमागोग। नेगेटिव तासीर के साथ ये वर्ड यूज़ होता है। रूट मैंने आपको बता दिए, डेमो और अगोग से बना हुआ है। लास्ट में एक वर्ड है सिनेगोग। सिनेगोग वर्ड को आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा बिना किसी रूट के। सिनेगोग होता है द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर जूस। ऐसे लोग जो यहूदी धर्म को फॉलो करते हैं, जुडाइज्म को फॉलो करते हैं, जूस हैं, उनके मंदिर को, उनकी मस्जिद को, उनकी चर्च को बोला जाता है सिनेगोग। चलिए चारों वर्ड्स याद रखना, थोड़े से कनेक्टेड हैं भी और थोड़े से, ठीक है ना, देख लेना, आने चाहिए वर्ड्स आपको सभी। चलिए आगे बढ़े। जस्ट अ मिनट, अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ। कह रहे जी टू एड्रेस दीज चैलेंजेस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मस्ट प्रायोरिटाइज हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस, प्रोवाइडिंग पार्टिसिपेंट्स विद अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस इंगेजिंग टीचिंग टेक्निक्स। कह रहे जी इन सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, समस्याओं का सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए या प्रायोरिटाइज करना चाहिए प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस को, हैंड्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस को। और ये काम उनको करना चाहिए प्रोवाइड करते हुए या देते हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका कि वो प्रैक्टिस करें कैसे वो इंगेज करेंगे टीचिंग टेक्निक्स को, है ना, प्रैक्टिस करें इंगेजिंग जो है टीचिंग टेक्निक्स को। तो टीचर की ट्रेनिंग्स में उनको सिखाना चाहिए कि बच्चों से आपको बात कैसे करनी है, उनका मुंह कैसे खुलवाना है, दिमाग में क्या घुसाना है, कैसे घुसाना है, ये सब उनको सिखाना चाहिए। प्रोग्राम्स की वो है मस्ट प्रायोरिटाइज। कह रहा है एडिशनली ऑन गोइंग कोचिंग एंड सपोर्ट फॉर टीचर्स आर एसेंशियल्स टू सस्टेनेबली ट्रांसफॉर्म क्लासरूम डायनेमिक्स। कह रहा है इसी के साथ में जो ऑन गोइंग कोचिंग और सपोर्ट है, लगातार चलता हुआ कोचिंग और सपोर्ट है टीचर्स के लिए जो ऑन गोइंग हो,
कह रहा है ये भी बड़े ज़रूरी हैं ताकि आप सस्टेनेबल तरीके से, टिकाऊ तरीके से बदल सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें क्लासरूम की डायनेमिक्स को, क्लासरूम की गतिशीलता को, उसकी मूवमेंट पैटर्न्स को। डायनेमिक्स समझते हैं ना, टीचर और स्टूडेंट का क्या रिश्ता है, कितनी बातचीत क्लासरूम में होती है, कितना इंटरेक्शन होता है, तो ये सारा डायनेमिक्स का पार्ट है। चलिए, कोचिंग एंड सपोर्ट की वर्ब है आर इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, नेसेसरी। सस्टेनेबल यानी टिकाऊ, सस्टेनेबली मतलब टिकाऊ तरीके से ही आपको ट्रांसफॉर्म करना है लॉन्ग टर्म में। कह रहा है जी, बाय प्रायोरिटाइजिंग स्टूडेंट इंगेजमेंट थ्रू स्ट्रक्चर्ड लेसन्स, पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स एंड स्टूडेंट ऑटोनॉमी, इंडिया कैन शिफ्ट इट्स फोकस। कह रहा है जी, प्रायोरिटाइज करके, प्राथमिकता देके, प्रायोरिटी दे करके इन 3 चीज़ों को। पहली चीज़ है स्टूडेंट इंगेजमेंट थ्रू स्ट्रक्चर्ड लेसन्स, स्टूडेंट से इंगेजमेंट, बातचीत स्ट्रक्चर्ड लेसन के जरिए। आपको पता हो किस पैराग्राफ पे मुझे क्या पूछना है, क्या वो जवाब देंगे, पहले से पूरी प्लानिंग करके रखो अपने लेक्चर की। फिर दूसरा, टीचर और स्टूडेंट की पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, ऐसा ना हो स्टूडेंट कुछ पूछ रहा है तो टीचर को गुस्सा आ रहा है कि मुझे बीच में क्यों टोका, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो दोनों की। और तीसरा, स्टूडेंट को ऑटोनॉमी हो, कुछ पूछने की, अपने पीयर से बात करने की, चुपचाप उसको बिठा करके, ऐसे कुकड़ा बना के नहीं बिठा देना है ना कि तू सुन मैं बताता हूँ तुझे। तो ये ऑटोनॉमी जो होनी चाहिए और रिलेशनशिप जो होनी चाहिए पॉजिटिव, और इंगेजमेंट होना चाहिए, इन तीनों चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके, प्राथमिकता देके इंडिया शिफ्ट कर सकता है अपने फोकस को। अब देखो कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द राइट टू एजुकेशन टू द राइट टू लर्निंग। राइट टू एजुकेशन से राइट टू लर्निंग की तरफ। राइट टू एजुकेशन क्या है? शिक्षा का अधिकार। हमें शिक्षा नहीं, हमें लर्निंग चाहिए, हमें सही में सबक चाहिए, सीख चाहिए। और ये काम इंडिया करेगा इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ मीनिंगफुल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, कि हर बच्चे के पास क्वालिटी एजुकेशन का मीनिंगफुल एक्सेस हो। सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, उसकी क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा फ्रेज है ऊपर, प्रेपोजिशनल फ्रेज, बाय प्रायोरिटाइजिंग, इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके। इंडिया सब्जेक्ट है, कैन शिफ्ट इसकी वर्ब है, इंडिया शिफ्ट कर सकता है। फोकस को फ्रॉम से लगा करके टू तक बताया गया है, कहाँ से कहाँ तक फोकस को हमें शिफ्ट करना है, बदलाव लाना है। एंश्योरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब इंडिया शिफ्ट कर सकता है तभी वो इंश्योर भी करता रहेगा इस चीज़ को कि सबके पास मीनिंगफुल एक्सेस हो, पहुँच हो एजुकेशन तक। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को यहीं पे। इंटरेस्टिंग है आज का आर्टिकल। जल्दी से अब अपने क्विज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक सॉल्यूशन नहीं है इस इनइफेक्टिव पेडागोजी का भारत में। 3 चीज़ें आपको सोल्यूशन दिखेंगी और एक चीज़ मैंने ऐसी ज़बरदस्ती सोल्यूशन बना करके रख दी है जिसको आपको अपना आंसर बनाना है, जो कि वो सोल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, खुद से पढ़ो, आंसर को निकालो। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है। पेडेंट वर्ड का सिनोनिम पूछा है, पेडागोग, कॉग्निटिव या टेंजिबल। आपको तो इन चारों वर्ड्स का मीनिंग निकालना है, फिर अपने आप सिनोनिम निकल आएगा। ठीक है, चारों का मीनिंग आपको आना चाहिए। सिनेगॉग और डेमागॉग, इन दोनों वन वर्ड्स की आपसे मैंने मीनिंग पूछा है। आराम से वर्ड देखो कैसे बनाए गए थे, डेमोगॉग है ना, सिनेगॉग। चलिए, फर्स्ट कमेंट में आंसर सारे डाल दिए गए हैं। अब आ जाओ लास्ट पे। 3 एरर्स आपको मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी अकस्टम टू नाम के फ्रेज की वजह से, दूसरी बनेगी इस द मोर नाम के स्ट्रक्चर की वजह से, और तीसरी एरर मिलेगी आपको कॉप अप विद नाम की फ्रेजल वर्ब की वजह से। तो ढूंढो इनको आराम से, तीनों एरर्स को मार्क करना, कमेंट सेक्शन से मैच करना। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। अब ये आरसी वाला क्वेश्चन मैं आपको यहीं करवा देता हूँ, अगर आपने इनको ट्राई दे लिया इस क्वेश्चन को ऑलरेडी। तो देखो 3 चीज़ें बिल्कुल सही हैं और एक चीज़ नहीं है। पहली चीज़ है टीचर्स की ट्रेनिंग करवाना लगातार, ये बिल्कुल सही बात है, इससे पेडागोजी इंप्रूव होगी। फिर दूसरी चीज़ है क्रिएट करना सेफ और इंगेजिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट को, ये भी बिल्कुल सही है, इससे आंसर आपका सही बनेगा। तीसरी चीज़ है इनकरेज करना पॉजिटिव स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को, स्टूडेंट ऑटोनॉमी को, ये भी बिल्कुल सही है, इसकी ज़रूरत हमें है। लेकिन जो बी है ना, इसकी ज़रूरत हमें कहीं भी लिखी नहीं गई पैसेज में। बी में लिखा गया है कि रोटेशनल सीटिंग अरेंजमेंट हो, ताकि पता लगे कि कोई भी बच्चा परमानेंटली बैक बेंच पे ना बैठे। आज आप फ्रंट बेंच पे है, फिर कल वो आएगा, फिर उसके बाद वो आएगा, सब बच्चे अपनी सीट बदलते रहें क्लास में। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, करवानी चाहिए। कभी फ्रंट बेंचर बैक में जाए, बैक बेंचर फ्रंट में आए, टीचर का ध्यान सब पे पड़े। लेकिन इस चीज़ को आर्टिकल में कहीं लिखा नहीं गया था, इसलिए इसको आप अपना आंसर बनाएंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट मैंशनड एज वन ऑफ द सोल्यूशंस। ठीक है, तो फर्स्ट में बी आपका आंसर इस वजह से बनना चाहिए। चलिए, क्लास अगर पूरी देखी हो और इंटरेस्टिंग लगी हो बताना। पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिख करके और इंटरेस्टिंग लगने वाले पीडीआई देख करके। ठीक है, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में।
जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।